हेलो दोस्तों, MS वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आसान सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीजी टेट 2019 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग हिंदी की बात करेंगे। इसमें आज हम लोग हिंदी में जो क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ साथ जो 4 ऑप्शन होंगे उसके बारे में भी शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको ओवरऑल उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो के अंत में हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस भी देखेंगे कि हमें क्या पढ़ लेना चाहिए जिससे हम कम एफर्ट में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो गद्यांश से था। तो इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि हिंदी में गद्यांश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप गद्यांश को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इस गद्यांश क्या होता है, उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर बार गद्यांश तो आएगा लेकिन वो अलग अलग आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, परात किस भाषा का शब्द है? चीनी, देशज, तुर्की और पुर्तगाली। इसमें आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि विदेशी भाषाओं के शब्द आ रहे हैं, मतलब आपको विदेशी भाषाओं के शब्द अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये पुर्तगाली, परात जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना या उपयुक्त तीनों? तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वो बोलना सीख चुके होते हैं और लिखने और पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। ये बाल विकास से संबंधित प्रश्न था जो कि हिंदी में आया था, तो आप बाल विकास को अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक बाल विकास से और दूसरा हिंदी से। अगला प्रश्न है, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपको याद रखना है कि रम्य, सुहावना और मनोहर जो है ये सभी रमणीक के पर्याय हैं। ठीक है, और इसमें से जो ऑप्शन ए है समीरण, यही इनमें से अलग था। समीरण जो है, यदि हम इसे संज्ञा में लेंगे तो ये पुल्लिंग शब्द है और इसका अर्थ होता है वायु या फिर हवा। लेकिन अगर हम इसे विशेषण में लेते हैं तो इसका अर्थ गतिशील या प्रेरित करने वाला होता है। दोनों में अलग अलग हैं इसके अर्थ। आपको ये याद रखना है कि पर्यायवाची से शब्द पूछ रहे हैं, मतलब कि आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले आपको संधि याद रखना है कि संधि क्या होते हैं। 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका उत्तर जो था वो उत धन लंघन है और ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि संधि से प्रश्न आ रहे हैं, मतलब आपको संधि भी अच्छे से करके जाना है। अगला प्रश्न भाषा से है, बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा ही है मातृभाषा की, कि कोई भी बच्चा जो सबसे पहली भाषा सीखता है उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। इसके अलावा इसमें 3 और ऑप्शन है, बोली, प्रादेशिक भाषा और राजभाषा। इसका भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बोली और भाषा में अंतर क्या होता है ये सब आप लोगों को देख लेना है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे और इनमें से किसी और टॉपिक से भी इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है, पढ़ना क्या है? इसकी सीधी सीधी परिभाषा होती है, पढ़ना क्या है, अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया को ही हम लोग पढ़ना कहते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। भाषा से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग भाषा को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है? इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है, जॉन बेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देशज शब्दों और विदेशी भाषाओं से या विदेशी विद्वान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है और इसे समझने के लिए हमें इसका वाक्यों में प्रयोग करना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द से, कि पतंग शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो आप याद रखेंगे इसका अनेकार्थक शब्द होता है सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो समानार्थी, विलोमनार्थी और अनेकार्थी शब्द भी आप लोग देख लीजिएगा, इसे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं?
तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की स्थिति कैसी होती है उसके हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अवृत्तमुखी, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है जिससे संख्या यानी कि नंबर का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ से आपको ये भी जानना जरूरी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो संज्ञा की जगह यूज किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा यही होती है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को। तो नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं और इसकी जगह यदि हम कुछ यूज करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अगला आपको याद रखना है विशेषण। विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला है कारक। कारक हम उसे कहते हैं जिससे संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध पता चलता है। आप लोगों को याद रखना है ये 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। फ्रेंड्स इसे मैं मौखिक बता रहा हूं क्योंकि लिखने में हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे बस आप याद रखेंगे कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसे हम नाम धातु कहते हैं। तो आपको क्रिया याद रखनी है फ्रेंड्स कि क्रिया से प्रश्न आ रहा है, ये परिभाषा ही होती है नाम धातु की कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनने वाले धातु को हम लोग नाम धातु कहते हैं और नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये मनोवैज्ञानिक क्रम है किसी भी भाषा को सीखने का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है। और ये बाल विकास से और भाषा से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिले हैं, तो आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है लोकोक्ति से। तो मुहावरा और लोकोक्ति दोनों प्रश्न आ गए हैं, तो आप लोग को इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मेहनत कोई करे, लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अंधा पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ है मेहनत कोई करे, लाभ कोई और उठाए। इसके साथ यहाँ 3 और अलग अलग दिए हुए हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ होता है मांग का आवश्यकता से अधिक हो जाना। अगला है अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ होता है कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगला है हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, इसका अर्थ होता है कि ऊपर से सज्जन और भीतर से कपटी। अगला है रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। तो आप लोगों को याद रखना है रचना के अनुसार पूछा है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। ये 3 भेद हैं रचना के अनुसार। अगला प्रश्न है विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है। तो आप लोगों को याद रखना है विद्या प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, का, के, को, में, से, के लिए ये 2 पदों के बीच में होते हैं। जैसे कि विद्या में प्रवीण, यहाँ पे विद्या और प्रवीण के बीच में में आया है, तो इस टाइप के जो शब्द बनेंगे वो हम अधिकरण तत्पुरुष में रखेंगे। समास के 6 प्रकार होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और समास को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि समास से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। अगला प्रश्न है तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है संप्रदान कारक। आप पहचानेंगे कैसे संप्रदान कारक को, तो किसी के लिए कोई काम करना, यहाँ पे के वास्ते ये इसका पहचान है। किसी के लिए काम करना ये संप्रदान कारक की विशेषता होती है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। कारक से प्रश्न है तो आप लोगों को कारक अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है। फ्रेंड्स बात हो रही है तद्धित प्रत्यय की, तो आपको याद रखना है कि प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के अंत में लग के उसका अर्थ बदलता है। और चूंकि तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है तो आपको ये याद रखना है कि तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी, संज्ञा के अंत में। प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार भी आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि व्याकरण के पोर्शन से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
एक और प्रश्न अपठित गद्यांश से था कि अपठित गद्यांश के बारे में गलत क्या है। तो आप लोग अपठित गद्यांश की थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको याद रखना है कि अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। ये इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए आपको याद रखना है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होता है प्रत्यागत। फ्रेंड्स, पहले की क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा अनेकार्थक शब्द था और यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो दोनों टाइप के प्रश्न हैं, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अव्यय से है। प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि ये वाक्य के मध्य में प्रयुक्त होता है। आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि अव्यय जो होते हैं इसके 5 भेद होते हैं और जिसमें से न ये रीतिवाचक अव्यय के अंदर आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें आपको याद रखना है भवन की सजावट अच्छी है। इसमें सजाना जो है सजावट में कन्वर्ट हो गया है और यही भाववाचक संज्ञा को शो कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भवन की सजावट। यहाँ से आपको संज्ञा और उसके प्रकार देख लेने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अवज्ञा, उपवन और परिजन यही जो है इसमें से उपसर्ग वाले थे, जिसमें से अव, उप और परि जो है सही उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दों के पहले लगते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। यहाँ से उपसर्ग भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। फ्रेंड्स, ये था 2019 शिक्षक पात्रता परीक्षा के हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें मैंने ज्यादातर व्याकरण के प्रश्नों को लिया था, क्योंकि बाकी जो बाल विकास के प्रश्न थे उसको मैंने ज्यादातर छोड़ दिया है, उसे आप कर लीजिएगा। और यहाँ से व्याकरण में आप लोगों को फ्रेंड्स लगभग हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था। ज्यादा रिपीटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके साथ आपको संधि, समास, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम इस टाइप के शब्द अच्छे से कर लेने हैं। इसके साथ ही कारक, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विदेशी भाषाएं। ठीक है, ये सारी चीजें फ्रेंड्स लगभग हर एक टॉपिक से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव जो था वो आप लोगों को ये बताना था कि किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के व्याकरण का पूरा कवर किया गया है। तो आप व्याकरण का पोर्शन अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि जो आगामी पेपर आपका आने वाला है उसके लिए आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्रयास था जिससे कि आप लोग पैटर्न समझ सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप अपनी तैयारी इस प्रश्न पत्र के हिसाब से करेंगे तो आपकी तैयारी कम समय में और बिल्कुल सटीक वे में हो पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।